प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पीए पार्ट 3 की सुदामा पांडे धूमिल की कविता मोचीराम के संबंध में पढ़ेंगे। मोचीराम जो कविता है वो उनकी रचना संसद से सड़क तक रचना से ही संग्रहित है। ये मोचीराम प्रतीक है एक जूते गांठने वाले एक ऐसे व्यक्ति के जीवन चरित्र पर आधारित ये कविता है जो जूते बनाने का काम करता है, जिसके मन में संवेदना है, पीड़ा है, समाज के प्रति आक्रोश है और साथ ही साथ अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण भाव भी है। उसकी दृष्टि में न कोई छोटा है न कोई बड़ा। मोचीराम कविता मानवीय संवेदना को प्रकट करने वाली एक ऐसी कविता है जो ये बताती है कि आज भी इस मोची के व्यवसाय से जुड़कर व्यक्ति किस तरह से शोषण, हमारे ही बड़े पूंजीपतियों के द्वारा शोषण का शिकार होता रहता है। और ये बताया गया है कि बड़े जो लोग हैं, जो पेशेवर हैं या पैसे वाले जो लोग हैं, जिनके पास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो उस मोचीराम से काम तो करवा लेते हैं, किंतु बदले में उन्हें पैसे देने में झिझक आती है और यहाँ तक कि वो अपमानित होकर के उन्हें पैसे फेंक कर देते हैं। ऐसे में मोचीराम का जो व्यवसाय है वो उसे कुचोड़ता है और वो ये सोचता है कि मैंने अपनी मेहनत, जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने परिश्रम किया है, उस परिश्रम को मांगना क्या मेरा गुनाह है। तो मोचीराम के संबंध में इस तरह की कविताएं, जो इस कविता में यही बताया गया है कि मोचीराम जो व्यक्ति हमारे समाज का अभिन्न अंग है, जो अपने ही व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, किंतु वह अपने आप को हीन मानने लगता है। उसका काम निश्चित रूप से वह हमारे पैरों की सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचाने के लिए जूतों को मरम्मत करके पुनः उन्हें तैयार करता है, किंतु साथ ही साथ मोचीराम ये भी बता देता है कि व्यक्ति की असलियत, व्यक्ति की पहचान उसके जूतों से होती है। यानी जूतों से पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति की किस हैसियत में वो जी रहा है। यदि वह व्यक्ति अधिक चकत्तियों से भरे हुए जूते को पहन रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जीवन बड़ा ही विडंबनाओं और संकटों से घिरा हुआ है, समस्याओं से घिरा हुआ है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल जूतों को चमका कर रखते हैं, शान और शौकत की जिंदगी से जीते हैं। उन्हें मोचीराम से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी निश्चिंत जिंदगी जीते हैं। तो मोचीराम भी जो उन तक चल के आए हुए जूते हैं उनको मरम्मत करने में पीछे नहीं हटता, जी जान लगा करके उन जूतों को ठीक करने का वह प्रयास करता है। और एक ऐसे ही हमारे समाज के अधत इस व्यवसाय से जुड़े मोचीराम की ये एक कहानी है और ये बताई गई है कि मोचीराम जो जूते गांठने का काम करता है और उसी व्यवसाय के प्रति वह समर्पित है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसकी दृष्टि में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जो कोई भी जूतों के लिए या मरम्मत के लिए आता है उसके लिए हर समय वो तैयार है, सजग है। निश्चित रूप से वह उन जूतों को मरम्मत करके देता है, अच्छी मरम्मत करके देता है। किंतु हमारे समाज की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है इन जूतों की तरह से। चाहे कितनी ही उन पर टांगे लग जाए, कितनी ही उन पर चिकत्तियां लग जाए, किंतु परिवर्तन नहीं होता। यहाँ हमारे आम आदमी के जीवन में भी ऐसा ही है। उसकी हैसियत एक जूते के समान हो गई है। इस कविता में कवि ने बताया है कि सभी लोग किसी न किसी रूप में जूतों की तरह दलित एवं पीड़ित है। मोचीराम भी यही बताना चाहता है कि समाज में सभी वर्ग, सभी लोग
जो शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, वो जरूरी नहीं है कि उनकी जो जिंदगी है वो ठीक है। परिस्थितियां आती है, लोग किसी यानी परिस्थितियां उसे तोड़ देती है, उसे असलियत यथार्थ का परिचय करवा देती है। मोचीराम जो कविता है एक ऐसे ही मोची के व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति के जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करने वाली एक कविता है, जो संसद से सड़क तक संकलित है, काव्य से संकलित है। इस कविता में मानवीय संवेदना एवं निम्न वर्ग के प्रति जो वेदना प्रकट की गई है वो अपने आप में अनूठी है। मोचीराम कविता हमारे समाज की उस निम्न वर्ग के उस व्यक्ति की जो शोषित है, जिसका समाज में अपना कोई स्थान नहीं है, जो केवल अपने व्यवसाय को ही पूजता है, उसी को महत्व देता है, वो किसी के पास में नहीं जाता, बल्कि लोग उसके पास में मदद लेने के लिए, अपने जूतों की मरम्मत करने के लिए, कराने के लिए आते हैं। मोचीराम एक ऐसे ही समाज में दलित वर्ग की, एक दलित व्यक्ति की कहानी है, जो ये बताती है कि समाज की स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दुमिल जैसे, मोचीराम जैसे, जिनका जीवन बहुत ही कष्टदायी है, पीड़ादायी है, किंतु ये पीड़ा और ये दुख इनको समझने की आवश्यकता है। कवि धूमिल ने इस कविता मोचीराम में यही बताने की चेष्टा की है कि हमारे समाज में भी बदलाव हो, हमारा समाज भी समय समय पर बदले, जिनका शोषण हो रहा है, जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं है, उनको भी समाज में स्थान मिले। ये प्रयास है सुदामा पांडे धूमिल जी का, जिन्होंने मोची कविता के माध्यम से एक आम आदमी की पीड़ा को व्यंग्यात्मक रूप में, पूंजीपतियों के विरोध के रूप में इस कविता को सामने रखा है। ये कविता समाज में जीवन जीने वाले व्यक्ति की वास्तविकता का परिचय देने वाली कविता है कि हम कौन से समाज में रहते हैं, किस समाज में हम अपना जीवन जी रहे हैं, वह समाज हमारे लिए कितना फायदेमंद है। एक मोचीराम जो व्यक्ति है, जो अपने व्यवसाय से ही केवल अपना संबंध रखता है और उसकी नज़र कहीं नहीं रहती, उसकी नज़र केवल जूतों पर रहती है, और वह जूते देखकर व्यक्ति की शकल को बता देता है, व्यक्ति की स्थिति को पहचान लेता है, उसमें परख करने की अद्भुत क्षमता है। ये मोचीराम कविता है, एक ऐसा पारखी कविता, एक पारखी व्यक्ति है जिसने आर्थिक स्थिति के अभावों को झेला है, जिसने पीड़ाओं को झेला है। वह जूतों की हैसियत से व्यक्ति की हैसियत का पता कर लेता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, क्योंकि व्यक्ति जूतों से अपनी पहचान देता है, शक्ल से नहीं। आज की दुनिया में परिवर्तन है, ये समाज का एक नया बदला हुआ समाज है। तो मोचीराम कविता इसी मनोस्थिति को चित्रण करने वाली एक मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय व्यक्ति की पीड़ा को, उसकी संवेदनाओं को प्रकट करने वाली कविता है, जिसमें कवि सुदामा पांडे ने मोचीराम की उस दास्तान को, उस आत्म पीड़ा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मोचीराम स्वयं आत्म पीड़ित है और अपने ही दुख से वह घिरा हुआ है, कोई उसके दुख को समझ नहीं पाता। लोग उपेक्षा करते हैं, उसके कार्य को है दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वह नीचे बैठ करके लोगों के जूतों की मरम्मत करता है। इसलिए लोग उसे जो स्थान उसको मिलना चाहिए व्यवसाय के कारण, इस व्यवसाय के कारण उसको समाज में वह स्थान नहीं मिल पाता। वह लोगों की नज़र में एक जूतों की तरह ही हैसियत रखता है। उसकी जो हैसियत है, जो उसकी योग्यता है, वो एक जूते की बात, यानी कि कम है इसकी मूल्य, इसका जो हैसियत है या योग्यता है वो काफी कम है, समाज में उसका अपना कोई स्थान
नहीं है। वो स्थान पाने की ही एक कोशिश है। मोचीराम कविता समाज में अपनी पहचान वो बनाना चाहता है। आत्मा ये मोचीराम कविता आम आदमी है और कवि मोची के बीच में एक संवाद होता है। कवि और मोची के बीच में एक संवाद होता है। उसी संवाद को हमारे सामने कवि धूमिल ने प्रस्तुत किया है। कवि एक बार उनको मोची के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ जूते ठीक करवाने के लिए। उसी समय उनके मन में ये एक विचार उत्पन्न हुआ और मानवीय संवेदना उस समय जगी। उन्होंने उस मोचीराम के जीवन को निकट से देखा। सुदामा पांडे ने तभी उन्होंने ये कविता लिखी जिसका शीर्षक भी मोचीराम रख दिया है। देखिए क्या कहते हैं कवि धूमिल। रौपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर पतियाए वे स्वर में वह हंसते हुए बोला। पहली पंक्ति का अर्थ है रौपी का मतलब होता है चमड़ा काटने का औजार। चमड़ा काटने का औजार यानी जो मोची अपने पास में रखता है। रौपी एक चमड़ा काटने का औजार है जिससे छोटी छोटी वो चकतियां काटता है। तो जब कवि गया तो कवि के जाने पर अपने जूते ठीक करवाने थे कवि को। तो जैसे ही पहुंचा तो अपनी रोपी यानी चमड़ा काटने के औजार जो हाथ में रह गई थी, आंखों ने मुझे देखा। बड़ी गौर गंभीरता से मुझे उसने देखा। क्षण भर टटोला यानी जानने की कोशिश की कि मैं उसके पास क्यों आया हूं। कौन? मोची के पास में गया कवि तो चमड़ा काटने का औजार हाथ में ही था और क्षण भर मुझे उसने देखा और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में। तो पतियाए हुए का मतलब होता है विश्वास। पतियाई का मतलब होता है विश्वास। विश्वास भरे स्वर में यानी कवि को वो विश्वास में लेना चाहता था, इसलिए विश्वास भरे स्वर में उसने हंसते हुए कहा लेखक से। क्या कहा? बाबूजी सच कहता हूं मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। कवि जब उसके पास पहुंचा तो कवि के प्रति अपने विश्वास को व्यक्त करते हुए मोचीराम ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यहाँ कितनी पीड़ाएं हैं, कितना दुख है, कितनी उसमें संवेदनाएं भरी हुई है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। वो हंसते हुए बोलता है। क्या बोलता है? बाबूजी सच कहूं। लेखक को कह रहा है कौन? मोचीराम कि बाबूजी आपसे एक बात सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मैं सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखता हूं। यानी समान दृष्टि से मेरे लिए सब बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। मेरे पास में अमीर भी आएगा तो भी मैं उसका काम करूंगा। कोई गरीब व्यक्ति अगर इस काम को लेकर आएगा तो मैं गरीब का भी काम करूंगा। तो मेरे यहाँ पर बाबूजी मेरी निगाह में, मेरी नजर, निगाह का मतलब होता है नजर, मेरी नजर में या मेरी दृष्टि में यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न गरीब है न या अमीर है। मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं, अर्थात मेरे मन में उनके प्रति कोई भेदभाव की नीति नहीं है। भेदभाव नहीं करता हूं मैं। मेरे लिए पूंजीपति भी उतना ही आवश्यक है जितना कि एक आम आदमी, गरीब व्यक्ति। तो मेरे लिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा। मैं दोनों को ही समान दृष्टि से देखने का प्रयास करता हूं। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। आगे कह रहा है कि मेरा जो व्यवसाय है वह है जूता गांठना, जूता बनाना। फट गया है तो मेरे लिए तो हर आदमी एक जूती की जोड़े के समान है।
क्योंकि वो आदमी किसी दूसरे काम से नहीं बल्कि अपने उस फटे हुए जूते को ठीक करवाने आता है। तो मेरे लिए तो हर आदमी क्या है, एक जोड़ी जूते के समान है। अर्थात मेरे लिए हर आदमी एक क्या है, जोड़ा जूती है या एक जोड़ा जूता है, क्योंकि वो पहन करके उसके पास पहुंचता है। अगर उसमें कोई खराबी होती है, फट गया हो, तो वो तुरंत उसको सिल देता है। तो वो तो हमेशा ये देखता है कि यह आदमी नहीं बल्कि एक जोड़ा जूती है, जूता आया है उसके पास में, है ना। तो हर आदमी क्या है, एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। क्योंकि नजर सिर्फ जूतों पर रहती है, तो मेरी नजर चेहरों पे नहीं रहती, क्योंकि चेहरे झूठ हो सकते हैं परंतु जूते झूठ नहीं बोलते। वो व्यक्ति की असलियत, व्यक्ति की वास्तविकता को बता देते हैं। तो मेरे सामने मरम्मत के लिए कोई भी आदमी आए, वो एक जोड़ी जूते के समान ही है जो मरम्मत के लिए खड़ा है, यानी उसको ठीक करवाने के लिए। मरम्मत यानी ठीक करवाने हेतु, ठीक कराने हेतु कोई आदमी जाएगा मोची के पास में, तो उसे इंतजार करना पड़ेगा, उसे पूछना पड़ेगा, भाई ये जूता है, अब एक जोड़ी जूता है, ये फट गया है, इसको ठीक करना है। तो क्या होता है, वो काम कर रहा होता है, उस समय उसका इंतजार भी करना पड़ता है। उसको जब फुर्सत मिलती है तो हम मरम्मत के लिए उससे कहते हैं कि भाई मेरे जूते भी ठीक कर दो। मरम्मत के लिए खड़े हो जाते हैं, यानी ठीक करवाने के लिए। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो भी है, जैसा भी है, जहां कहीं भी है, आजकल कोई आदमी जूतों की नाप से बाहर नहीं है। आगे कवि कह रहा है, मोचीराम यह कहता है कि असल यानी असली बात तो यह है कि चाहे जो भी हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो जहां भी है, जैसा भी है, कहीं भी है, यानी उससे कोई लेना देना नहीं है मोचीराम को, है ना। आजकल हर कोई आदमी जूते की नोक से बाहर नहीं है, नाप से। कहने का मतलब होता है हर किसी की, कहने का मतलब होता है आर्थिक स्थिति। जूते की नाप का मतलब क्या होता है, आर्थिक स्थिति। कहने का हर आदमी अपनी हैसियत के अनुसार, अपने पहनावे के अनुसार जूते की पहनता है, जूते पहनता है, यानी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही अपनी हैसियत दिखाता है। कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, यानी हैसियत से बढ़कर के कोई भी आदमी ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर सकता। तो यहां पर ये भी कहा गया है कि सबकी आर्थिक स्थिति मुझसे छिपी हुई नहीं है, ये कहना चाह रहा है कौन, मोचीराम। क्योंकि कोई भी आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है, अर्थात किसी भी आदमी की जो आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति से बढ़ करके वो कुछ नहीं कर सकता। जैसा पैसा वो कमाता है, जिस तरह से वो कमाता है, उसी के अनुरूप उसे रहना पड़ता है। यानी कि जूते की नाप से कोई बाहर नहीं है कोई भी आदमी। सबको अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर ही अपना जीवन जीना पड़ता है, भोगना पड़ता है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़े हैं। आगे कवि कह रहा है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी आर्थिक स्थिति सही हो, कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। कोई भी जूते की नाप से कोई चीज बाहर नहीं होती है, यानी कि आर्थिक स्थिति के बाहर व्यक्ति अगर काम करता है या शौक रखता है तो वो ठीक नहीं है, कहने का तात्पर्य है। तो सब अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही अपने पहनावे को धारण करते हैं। फिर मुझे अचानक ख्याल रहता है, फिर भी मुझे ख्याल रहता है, यहाँ पर मोचीराम ही कह रहा है कवि के समक्ष, क्या कहता है कि मुझे इस बात का ख्याल यानी ध्यान रहता है, फिर भी मुझे ख्याल यानी ध्यान रहता है कि पेशेवर का मतलब था व्यवसाय, जिस व्यवसाय से वो जुड़ा हुआ है,
कि जो मैं काम कर रहा हूं, जो व्यवसाय कर रहा हूं, फटे हुए जूतों के बीच और व्यवसाय के बीच में कोई न कोई, कहीं न कहीं कोई एक अदद, यानी अदद का मतलब होता है छोटा, अदद यानी एक छोटा आदमी है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है। मैं कभी भी नहीं चाहता कि किसी आदमी की, क्योंकि मैं पेशेवर हूं, मेरा काम है जूतों को बनाना, लेकिन मैं हैसियत देख लेता हूं, जूतों की हैसियत देख करके फिर मैं उसकी कीमत बताता हूं। मैं जानता हूं कि जो जूते लेकर आया फटा हुआ व्यक्ति या फटा हुआ जूता लेकर आया है व्यक्ति, वो कहीं न कहीं एक छोटा आदमी है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है। वो मुझसे अपेक्षा रखता है कि मैं उसे कम पैसे बताऊं और उसका काम भी सरलता से हो जाए। तो इसलिए मुझे ये ख्याल रहता है, यहाँ पर मोची कह रहा है कि मुझे इस बात का ध्यान रहता है कि मेरे पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं अदद आदमी है, कि मेरा तो हमेशा का काम नहीं जूते बनाना, और एक व्यवसाय है मेरा कि फटे हुए जूतों को मैं सिलता हूं, उन्हें बनाता हूं। लेकिन इस बीच में मुझे ये भी ध्यान रहता है कि एक जो आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति है वही मेरे उस फटे हुए जूतों को मेरे लिए ला रहा है। अदद आदमी यानी छोटा आदमी है जिस पर टाके पड़े हैं, छोटा यानी जिस पर टाके पड़े हैं, अर्थात जिस पर टाके पड़े हैं, किस पे टाके पड़े हैं? जूतों पर। जो जूते लाए गए हैं पहले से ही, जिन पर टाके पड़े हुए हैं, पहले से ही जो फटा हुआ है, तो उसको देख करके अनुमान लगा देता है कि ये तो फटा हुआ है, पहले ही से ही जूता फटा हुआ है, फिर भी टाके लगवा रहा है। इसका मतलब ये आदमी बेचारा बहुत गरीब आदमी है, इसकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। मैं ये पहचान जाता हूं। यहां कौन कह रहा है? यहां कह रहा है मोचीराम, जो जूते से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। एक जिसका जूता है, जगह जगह टाके पड़े हुए हैं और जहां टाके उधड़ गए हैं उनमें से अंगुलियां बाहर निकल गई है, और जब पैर चलते हैं, जूते चलते हैं या हम चलते हैं, तो उन जूतों से झांकती हुई जो अंगुलियां हैं वह अक्सर क्या हो जाती है? चोट का शिकार हो जाती है, क्योंकि टाके उधर जाते हैं और उधरे हुए टाकों से जूते की झांकती हुई जो अंगुलियां हैं वो चोट सहती है। और ये चोट कहाँ लगती है? सीधे हृदय पर। ये चोट हृदय पर लगती है, क्योंकि आम आदमी किस तरह से अपने जीवन को जी रहा है, किस तरह से अपने जीवन को भोग रहा है, ये इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है। तो उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो चोट है, उसका जो कष्ट है, वो मेरे हृदय पर हथौड़ों की तरह चोट सहता है। कहने का मतलब जैसे हथौड़ा की जो चोट होती है, असहनीय चोट होती है। हथौड़ी की चोट का मतलब होता है असहनीय चोट, जिससे सहा नहीं जा सकता, ऐसी वो चोट बेचारा सहता है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति, आम आदमी की आर्थिक स्थिति पर यहाँ व्यंग्य, आम आदमी की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है कि बेचारा वो कैसे अपने जीवन को जीता है। आम आदमी की स्थिति भी ऐसी है जो जूतियों के टाके लगाते लगाते इतनी जगह ही नहीं कि उसका पैर उस जूतों के बीच में जा सके, अंगुलियां बाहर निकल जाती है और वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। और जब इसकी पीड़ा की अनुभूति होती है तो कहता है कि मेरे हृदय पर जैसे कुछ हथौड़े से चोट करता है, वैसी अनुभूति मुझे होती है। ये कह रहा है मोचीराम। जहां तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नीयत बतलाते हैं। आगे मोचीराम ही कह रहा है कवि से कि साहब यहां तरह तरह के जूते आते हैं। तरह तरह के जूते, महंगे, सस्ते, जिस हैसियत से जिसकी जैसी हैसियत है वो उसी के अनुरूप जूते पहनता है ना।
तो यहां तरह तरह के लोग आते हैं, जूते आते हैं का मतलब तो लोग आते हैं, जो अमीर भी है, जो गरीब भी है, तरह तरह के जूते आते हैं। यानी महंगे जूते भी और सस्ते जूते भी, अमीर आदमी भी आता है, गरीब आदमी भी आता है, इसका मतलब ये है। और आदमी की अलग अलग नीयत, नैवियत, नैवियत का मतलब होता है पहचान, पहचान। ये जो जूते हैं वो आदमी की अलग अलग पहचान देते हैं, आदमी की अलग अलग पहचान देते हैं, बतलाते हैं कि ये अमुक आदमी है वो अमीर है, अमुक आदमी है वो गरीब है। ये बारे में, इस बारे में कौन बताते हैं? जूते बताते हैं, पहचान बताते हैं उनकी। किसकी? आदमी की। अगर अमीर आदमी होगा तो चमक दमक और एक अच्छा जूता पहन करके वो आएगा, और कोई गरीब आदमी होगा तो पहले से ही चकती लगे हुए, पहले से ही वह उधरा हुआ जूता लेकर के उसके पास पहुंचेगा, तो मोची तो उसे देख के ही उसकी पहचान कर लेता है, बता देता है कि कौन अमीर है और कौन गरीब। जूते उसकी हैसियत बता देते हैं, उसकी पहचान दे देते हैं। सब अपनी अपनी शक्ल है, सब अपनी अपनी शैली है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है, सबकी अपनी अपनी शैली है। शैली यानी काम करने का तरीका, शैली यानी काम करने का तरीका। सबके अपने अपने काम करने का तरीका है, सबकी अपनी अपनी शक्ल है। अगर कोई आदमी अमीर है तो अमीर शक्ल का जूता पहनेगा, कोई गरीब है तो वो गरीब के अनुरूप अपनी शक्ल का जूता पहनेगा। तो सबकी अपनी अपनी शक्ल है, यानी अपनी अपनी शक्ल का मतलब होता है पहचान। सब अपनी अपनी हैसियत के अनुसार पहचान देते हैं, सबका अपना अपना अलग काम है। मसलन एक जूता है, मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की एक थैली का भी कहना है। मसलन एक जूता है, यहां सवाल एक जूते का है, यहां जो समस्या है वो एक जूते की है। और जूता क्या है? चकतियों की एक थैली है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जूता खरीदा, किंतु इसकी इतनी हैसियत नहीं है कि फटे हुए जूते के स्थान पर नए जूते पहन ले, वो जूते पर ही चकतियां लगाता रहा, और चकतियां इतनी लग जाती है कि चकतियों की एक थैली बन जाती है, अर्थात जगह ही नहीं रहती मरम्मत करने की, वो जूती जूती नहीं रहती, वक्त की चकतियों की एक थैली बनकर रह जाती है। तो ये व्यक्तियों की दयनीय स्थिति को बताता है, दयनीय स्थिति कि बेचारा व्यक्ति किस दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, किस दयनीय स्थिति से गुजर रहा है, क्या हालत है। जूता क्या है? चकतियों की एक थैली है। इतने चकती लग गए, इतने उसके ऊपर वो टाके लग गए कि वो चकतियों की एक थैली बनकर रह गया। इससे एक चेहरा पहनता है, गरीब आदमी है, एक चेहरा पहनता है, यानी एक व्यक्ति पहनता है, एक पैर पहनता है ना, जो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है कि मैं गरीब हूं। जिसे चेचक ने चुभ लिया है, जैसे चेहरे के ऊपर चेचक के दाग बन जाते हैं जिससे कि भद्दा हो जाता है चेहरा, उसी तरह से उसका जो जूता है वो उस व्यक्ति के चेहरे को पहचान देता है, जो उस जूते को धारण करता है, जो पहनता है, जिसे चेचक ने चुभ लिया है। चेचक ऐसे चेहरे पर चेचक ने चुभ लिया का मतलब होता है वह भद्दा हो गया है, यानी कि वह अब उतना अच्छा नहीं रहा, उतना सही नहीं लग रहा, उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो भद्दा दिखता है। जैसे व्यक्ति के चेहरे पर चेचक के अगर दाग हो जाते हैं तो चेहरा भी बदसूरत दिखाई देने लगता है। तो अगर जूते के ऊपर भी अधिक चकतियां लग जाएगी, टाके ज्यादा लग जाएंगे, तो वो भी एक चेहरे की भांति हो जाएगा, उसकी स्थिति भी भद्देपन की स्थिति के दौर तक पहुंच जाएगी। तो आदमी के चेहरे की तुलना
उससे कर दी है जूते से। तो यानी कि आज व्यक्ति का जो चेहरा है वो भी वैसा ही हो गया है। आर्थिक स्थिति के कारण, गरीबी के कारण और शोषण के शिकार होने के कारण ये सभी उसी की देन है। तो कवि ने इस पंक्तियों में इसी दृश्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार जूता क्या है? जूता क्या है? एक व्यक्ति की एक दयनीय स्थिति को बताने वाला एक माध्यम है। चक्तियों की एक थैली है जिस पर दुखों, समस्याओं का जो भार है वो पड़ा हुआ है। उसकी स्थिति एक चक्तियों से भरी हुई थैली की तरह हो गई है। अर्थात वो आम आदमी क्या है, वो एक जूते की बाती हो गया है। जूते की तरह उसकी स्थिति हो गई है, यानी दुख और कष्ट को सहन करते हुए उसकी जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय हो गई है। इससे एक चेहरा पहनता है, एक व्यक्ति पहनता है जिसकी आर्थिक स्थिति गई गुजरी है, जिसकी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है, जिसे चेचक ने चुग लिया है। जिसे चेचक ने कहने का मतलब होता है जैसे चेचक के दाग है व्यक्ति की सुंदरता को समाप्त कर देते हैं, व्यक्ति को चेहरे को भद्दा बना देते हैं। तो उसी तरह से जूते के ऊपर एक भी यदि गांठ लग गई है या उसको सिला दिया है तो वो चेचक के दाग के समान ही हो जाता है। कि जैसे चेचक चेहरे को पूरी तरह से चेचक के दागों ने जैसे भर देता है और चेचक के दाग के अलावा चेहरा चेचक के दाग के पीछे छिप जाता है और एक भद्दा कुरूप चेहरा सामने आ जाता है, उसी तरह से आदमी का चेहरा भी उस जूते की बाती हो गया है जिसने चेचक ने जिसे चुग लिया है। अर्थात जिसकी इतनी उसमें गांठें पड़ गई है, इतनी उसके ऊपर वो सिलाई हो गई है कि मानो ये कोई जूता नहीं, जैसे चेचक पर पड़ी हुई, चेचक पर या फिर चेचक रोग के कारण जिस तरह से व्यक्ति का चेहरा हो जाता है उसी चेहरे के समान जूते की स्थिति हो जाती है। अर्थात जगह जगह से छिदी हुई। तो ये जो कविता है मोचीराम कविता एक ऐसे व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति की कहानी है जो मोची का व्यवसाय है, जिसे लोग उच्च वर्ग के लोग जो है वो हीन व्यवसाय मानते हैं, एक छोटा व्यवसाय मानते हैं। किंतु कवि ने यहाँ व्यवसाय को महत्व की अपेक्षा उस मोचीराम की संवेदना को, उसकी पीड़ा को, उसकी मानवीय संवेदना को इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। और कैसे एक आदमी है जो मोची का व्यवसाय करता है, जिसे व्यक्ति की पहचान हो गई है कि कौन व्यक्ति की हैसियत क्या है, वो केवल जूते देख कर ही उसकी हैसियत को अनुमान लगा लेता है। तो ये मोचीराम कविता जो धूमिल की एक मानवीय संवेदना और निम्न वर्ग के प्रति एक वेदना को जगाने वाली एक कविता है। ये मोचीराम जो हमारे समाज का ही एक आम आदमी है और कवि के बीच में चलने वाले उस संवादों को हमारे सामने इस मोचीराम कविता के माध्यम से बताया गया है। और इस मोचीराम कविता की जो विशेषता है यह है कि इसमें एक तो पहली जो विशेषता है वह है व्यंग किया गया है। ये विशेषता है पूंजीपतियों पर। एक तो ये कविता है जो पूंजीपति वर्ग के प्रति व्यंग करती है, क्योंकि वो काम करवाकर भी बड़ा से बड़ा काम करवा लेते हैं मोचीराम से और फिर उसके काम के बदले उससे क्या करते हैं, पैसा नहीं देते, यानी कि पैसा नहीं देने की चेष्टा करते हैं। तो पूंजीपति के प्रति भी यहाँ पर व्यंग किया गया है। दूसरा है इसमें यह आम आदमी की कविता है। दूसरी है यह आम आदमी की कविता है।
जो मोचीराम है वो आम आदमी है, एक साधारण व्यक्ति है जो मोची जैसे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। और उस आम आदमी की जो पीड़ा है, ये कविता आम आदमी की कविता, यह आम आदमी की कविता है जो उसकी संवेदना को, जो उसकी संवेदना को प्रकट करती है। तीसरी जो विशेषता है वो है मोचीराम जो है सभी को समान दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से देखता है, अर्थात न कोई वो छोटे को मानता न बड़ा। मोचीराम की नजर में सब बराबर है, यानी समदृष्टि वाला व्यक्ति है मोचीराम। और अगर चौथी बात करें तो वो है भाषा सरल एवं सुबोध है। इसमें तद्भव, तत्सम, देशज शब्दों का प्रयोग भी, देशज शब्दों का प्रयोग। छठी विशेषता है लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग। लाक्षणिक शब्दावली का भी विशिष्ट रूप से इसमें प्रयोग किया गया है इस कविता में। इसके अलावा सातवीं जो विशेषता है वो है मोचीराम कविता प्रतीक है। प्रतीक है निम्न आर्थिक जीवन जीने वाले, व्यक्ति के बारे में। मोचीराम कविता प्रतीक है निम्न आर्थिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के बारे में बताने वाली ये कविता है, जिसमें यह बताया गया है कि आम आदमी का जीवन आसान नहीं है। उसे समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जो व्यवसाय है, मोचीराम का व्यवसाय है, किसी भी दृष्टि में, पूंजीपति की दृष्टि में ये निम्न व्यवसाय है, जिसे है दृष्टि से देखा जाता है। किंतु मोचीराम अपने हाल में, अपने ही व्यवसाय में पूरी तरह से लीन रहता है। और जो कोई भी उससे जूते ठीक करवाने के लिए आता है तो वो जी जान लगा करके उसको जूतों को ठीक करने का प्रयास करता है। और ये बताता है, मोचीराम ये भी कहता है कि मुझे व्यक्ति को देखने की आवश्यकता नहीं, उसकी शकल झूठ हो सकती है, मैं जूते देख करके उसकी हैसियत या औकात को पहचान लेता हूँ कि वो किस स्तर का व्यक्ति है। और अगर किसी की स्थिति खराब है, मैं जूते से पहले से ही चकतियां लगी हुई है, तो मैं हैसियत देख करके बेचारे के उससे फिर बात करता हूँ। कई बार ऐसा भी है कि जूतियां चकतियों से भरी हुई है, फिर भी गरीब आदमी, आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग का व्यक्ति मोचीराम के पास पहुंच जाता है, तो मोचीराम को उसके ऊपर तरस आता है, उसके ऊपर पीड़ा होती है। मोचीराम वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं ये भी मेरी तरह ही है, एक छोटा आदमी है जो इस फटे हुए हाल में जीवन जी रहा है। किस परिस्थिति में वो जीवन जी रहा है, क्या स्थिति हो गई है उसकी। ये कविता जो है मोचीराम कविता आम आदमी की पीड़ा को, आम आदमी के दर्द को, आम आदमी की उस घुटन भरी जीवन को, शैली को चित्रित करने वाली ये कविता है। कवि ने इसमें जीवन, निजी अनुभवों को भी
इसमें शामिल किया गया है। यह वास्तव में एक अनुभव की कविता है जिसका शीर्षक दिया गया है मोचीराम कविता। और मोचीराम भी एक जगह बैठ करके अपने व्यवसाय से जुड़ करके लोगों के जूतों को बनाने का काम करता है, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग हैं जो उसके व्यवसाय को हीन दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए एक सबब है ये कविता, इनके लिए एक सीख है कविता। क्योंकि मोचीराम तो अपने व्यवसाय में एक निश्चित स्थान पर बैठ करके मरम्मत के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह तो उन जूतों के लिए एक तरह के एक सेवाभावी बन करके अपने आप को समर्पित कर देता है। जिसकी स्थिति खराब हो, जो जूते नहीं खरीद सकता, वो जूतों को ठीक करवा करके पुनः अपनी जीवन शैली को वैसे जी सके, उसको जीवन शैली को जीने में मोचीराम मददगार साबित होता है, मददगार सिद्ध होता है। बहुत ही सरल भाषा में इस कविता को, मोचीराम कविता को कवि ने बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। ये निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ और एक प्रसिद्ध कविता के रूप में हम मान सकते हैं। तो इस प्रकार ये थी कविता हमारी सुदामा पांडे की कविता मोचीराम। इसका पहला भाग हमने पढ़ा। अब सेकंड भाग जो है, इसके आगे का जो पद्यांश है वो हम आगामी कालांश में अध्ययन करेंगे। फिर मिलेंगे अगले कालांश में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।